नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 14 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे से संबंधित फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे जो आर्टिकल है ये डिलिमिटेशन और डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित है। फेडरलिज्म का एंगल भी है इसमें, तो इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल फिर मणिपुर से संबंधित है, इसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कोट देख लेते हैं पहले। हिस्ट्री डजंट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू इट। काफी गहरा कोट है। देखो, आप मान सकते हो हिस्ट्री ना एक बहुत बड़ी हमेशा बहने वाली नदी की तरह है, और ना हम उस नदी में पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। मतलब हम सब एक खास समय और जगह पर पैदा होते हैं, लेकिन हमसे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था वो हमारे जीवन को शेप करता है। काफी गहरा कोट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो, हम सब ऐसे टाइम पीरियड में पैदा हुए जब देखो 20वीं शताब्दी जा रही थी, 20वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 21वीं शताब्दी की शुरुआत होने वाली थी। हमारा देखो आज के समय में जीवन कैसा है वो देखो बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है ना, हमारे जो एल्डर्स हैं, यानी हमसे जो पहले आए हैं इस दुनिया में, उन्होंने क्या डिसीजन लिए। बहुत दूर नहीं जाएंगे, आप एलपीजी रिफॉर्म्स का एग्जांपल लीजिए। एलपीजी रिफॉर्म अगर नहीं आते हमारे देश में तो आज देश की सिचुएशन कुछ अलग ही होती। कोल्ड वॉर अगर नहीं समाप्त हुआ होता, आज चल रहा होता, तो सिचुएशन वर्ल्ड की कुछ और ही होती। पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट ये है, जो इवेंट्स, आइडियाज और लोग हमसे पहले आए वो देखो हमारे जीवन को शेप करते हैं। जैसे देखो, मौर्यन एम्पायर का जब राइज हुआ, एंशिएंट इंडिया पूरी तरह से बदल गया। और इवन मौर्यन एम्पायर के फॉल के बाद भी एंशिएंट इंडिया पूरी तरह से बदल गया। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया वर्ल्ड में, तो उसने देखो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, एक चिंगारी दे दी, जिसकी बदौलत, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बदौलत, अलग अलग देशों में आने वाले समय में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स आए। पॉइंट आप समझ गए ना। हमारा जीवन कैसा होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पैदा हुए हैं। हमसे पहले जो आए उन्होंने क्या डिसीजंस लिए, उन्होंने कैसे इन्वेंशंस किए। अब जैसे देखो, हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने कंप्यूटर्स वगैरह का आविष्कार किया, तो आज हम वो कंप्यूटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं। आज हम इस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पैदा हुए हैं। लेकिन ये तो देखो कोर्ट का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ना हमारे पास भी पूरी पावर है अपनी निशानी छोड़ने की, हिस्ट्री को एक नई दिशा देने की। ये दूसरा एस्पेक्ट है। आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लीजिए। वो देखो एक ऐसे समय में आए थे जब ब्रिटिश राज हमारे देश में था, पर उन्होंने ना स्टैंड लेने का फैसला किया। उन्होंने नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस को लीड किया और फाइनली इंडिया के फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर दिया। मतलब दोनों एस्पेक्ट आपको इस कोर्ट के बताने हैं। पहला एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया कि आप सिर्फ हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट हो, मामूली सा। दूसरा एस्पेक्ट, हमें हिस्ट्री को शेप करने की पावर भी हमारे पास है, हमें बस हमारी पावर्स को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। आप महान लीडर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, तो ये कोट ऐसे में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया का जियोपॉलिटिकल एम्बिशन रहा है काफी समय से। इंडिया ना इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, और बड़ा प्लेयर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी में एक हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे। कोलकाता से स्टार्ट होके थाईलैंड में बैंकॉक तक जाता है ये ट्राइलेटरल हाईवे। टोटल लेंथ है 1360 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा कि सर, हमने ना इस ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में ना काफ़ी बार सुन रखा है, काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, और इवन यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था प्री में इस ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में। क्या अब तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या? देखो, मेरे मन में तो यही क्वेश्चन आया और मैंने सर्च भी किया कि फिलहाल स्टेटस क्या है। स्टेटस में देखो ये पाया कि ना इस हाईवे की ज़्यादा लेंथ जो है, जैसा आप मैप में भी देख सकते हो, म्यांमार में है। और म्यांमार में आपको पता है कू हो गया था 2021 में। वहाँ पे मिलिट्री रूलर्स ने सत्ता पे कब्जा कर लिया था।
और 2021 में कू हुआ, उसके बाद कोविड की महामारी आ गई और उसके बाद से हाईवे पे जो काम है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। इंडिया ने अपना हिस्सा कंप्लीट कर लिया, थाईलैंड ने अपना हिस्सा कंप्लीट कर लिया। इंडिया थाईलैंड के हिस्से तो छोटे छोटे थे। मेन हिस्सा इस ट्राइलेटरल हाईवे में ना म्यांमार में ही है, लेकिन वहाँ पे रिबल्स के बीच में और म्यांमार की आर्मी के बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा है काफ़ी समय से, तो इस वजह से हाईवे का काम स्लो चल रहा है म्यांमार में। ये दिक्कत है। वैसे हाईवे का जो आइडिया रखा गया था ना 2002 में रख दिया गया था, 2012 में फाइनली काम स्टार्ट हो गया। शुरुआत में टारगेट रखा गया था कि 2015 तक कंप्लीट कर लेंगे इस हाईवे को, फिर बाद में एक्सटेंड करके 2020 कर दिया गया, लेकिन फिर और ज़्यादा अब एक्सटेंड हो चुका है। बट देखो कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से ना ये हाईवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरफ देखो साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ेगा, दूसरी तरफ देखो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये इवन पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ेगा। कैसे? देखो जो हमारा दूसरी तरफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, आप देखिए वो कहाँ पे ख़त्म होता है वो कॉरिडोर, वो अटलांटिक ओशन में ख़त्म होता है और सीधा सीधा इंडिया के थ्रू ये ट्राइलेटरल हाईवे आगे चलता जाएगा तो क्या आ जाएगा? पैसिफिक आ जाएगा। तो एक प्रकार से पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ने के लिए भी ये जो हाईवे है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फ़ायदे होंगे एक बार इस हाईवे के कंप्लीट हो जाने के बाद? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट देखो आज के समय में ना एग्रीकल्चर पे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा डिपेंडेंट है और बड़ी बड़ी मार्केट का एक्सेस नहीं है नॉर्थ ईस्ट के पास में। लेकिन जब ये हाईवे बन जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट है ना, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ये साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट में बिक सकेंगे और साउथ ईस्ट एशिया से और दूसरे रीजन से यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट आ सकेगी नॉर्थ ईस्ट में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में, टूरिज्म में, क्योंकि बाद में तो आसान हो जाएगा ना। नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगती है तो वहाँ से फिर सामान भेजना साउथ ईस्ट एशिया में आसान हो जाएगा। और अभी ना नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रहते हैं, मणिपुर की सिचुएशन आपको पता है, आगे हम अभी आर्टिकल डिस्कस भी करेंगे। लेकिन देखो एक बार जब ये हाईवे बन गया तो जहाँ पे इतिहास देखो ये बताता है जहाँ पे कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं ना वहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। सीधी सी बात है, देखो जब युवा बेरोजगार है, उसके पास में करने को कुछ नहीं है, तब वो इंसर्जेंसी में शामिल होता है, तब वो वायलेंस करता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं तो फिर देखो कम युवा भटकाव के रास्ते पर चलते हैं। इसके बाद आर्टिकल में पॉइंट ये बोला जाता है, इवन इस ट्राइलेटरल हाईवे की सहायता से ना इंडिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर कर सकता है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसके तहत चाइना ने काफ़ी सारे ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं, मतलब एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं और इनके थ्रू अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया है विभिन्न देशों में। बट देखो इंडिया ये ट्राइलेटरल हाईवे इस्टेब्लिश करवाता है तो इंडिया फिर चाइना द्वारा इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। चाइना इंडिपेंडेंटली अपनी सप्लाई चेन्स को इंक्रीज कर सकेगा, मतलब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से सामान ला सकेगा, भेज सकेगा इन कंट्रीज़ में। और देखो इन कंट्रीज़ को भी, जैसे म्यांमार को, थाईलैंड को, इनको भी ना एक मौका मिलेगा। वो भी देखो सिर्फ एक देश के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते कि चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया एक ऑप्शन के सामने, ऑप्शन की तरह आता है इन देशों के सामने। और बात सिर्फ देखो थाईलैंड और म्यांमार की नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हाईवे जो है सिर्फ थाईलैंड और म्यांमार तक कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। देखो थाईलैंड के साथ तो हमारा ट्रेड बढ़ा ही है पिछले कुछ सालों में, जैसे 2023 में थाईलैंड के साथ ट्रेड रहा 16.04 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 5.92 बिलियन डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया और 10 बिलियन डॉलर्स का हमने इंपोर्ट किया। ये नंबर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन बात सिर्फ थाईलैंड की नहीं है, अब देखो थाईलैंड की ना आगे देशों के साथ में कनेक्टिविटी अच्छी है, जैसे थाईलैंड की लाओस के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है, वियतनाम के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है, कंबोडिया के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है। तो हमने हमारा सामान थाईलैंड तक पहुंचा दिया इंडिया से। तो फिर देखो साउथ ईस्ट एशिया के आगे जो देश है ना उनके थ्रू भी हम सामान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड की आगे वाले देशों के साथ में कनेक्टिविटी और अच्छी है।
तो ये फायदा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, अभी देखो साउथ ईस्ट एशिया में जैसे थाईलैंड में हमें सामान भेजना हो ना, तो सी रूट के माध्यम से सामान जाता है, पोर्ट्स के माध्यम से। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और किराया वगैरह भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन सीधा लैंड रूट के थ्रू सामान भेजा जाएगा तो जल्दी सामान पहुंचेगा, कॉस्ट भी कम आएगी, सामान जल्दी पहुंचेगा। पहले क्या हो रहा था, सी रूट के थ्रू सामान जाता था, चूंकि कॉस्ट ज़्यादा आती सामान भेजने में, इसलिए हमारा जो माल था ना साउथ ईस्ट एशिया में कॉम्पिटिटिव नहीं रहता था। क्योंकि भेजने की कॉस्ट जुड़ गई, भेजने की कॉस्ट ज़्यादा वो प्रोडक्ट में जुड़ गई, तो प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, महंगा बिकेगा तो फिर जनता खरीदेगी नहीं। लेकिन अब लैंड रूट के थ्रू सामान जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, तो सामान सस्ता बिकेगा और जनता ज़्यादा खरीदेगी। फिर देखो राइटर ये भी बोलते हैं, अब जैसे म्यांमार में ना लेबर सस्ती है, हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, वो म्यांमार में अपनी फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर सकती है, और म्यांमार में फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी तो वहाँ से फिर सामान भेजा जा सकता है दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो मतलब क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन यूनिट्स लगाई जा सकती हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है ना IMT, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी अलाइन करता है। एक बार कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आसियान के दूसरे जो इनिशिएटिव्स है ना, जैसे RCEP, जिसको इंडिया ने 2019 में ज्वाइन नहीं किया था, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया कि इंडिया को अपना फैसला रिव्यू करना चाहिए, तो RCEP जैसे पार्टनरशिप को इंडिया ज्वाइन कर सकेगा और ज़्यादा अच्छे ढंग से ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी हाल ही में ना ब्रिक्स का समिट हुआ था, उससे पहले इंडिया और चाइना ने अनाउंस किया कि LAC पर हम डिसएंगेज कर रहे हैं। यानी इंडिया और चाइना के रिलेशंस यूं नहीं कह सकते कि अच्छे हो गए हैं, पहले जो काफ़ी टेंस थे थोड़ी तो नरमी आई है अभी। बल्कि एक बात ये भी बोली जा रही है कि इंडिया, चाइना और रशिया तीनों मिलके एक जॉइंट लूनर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो देखो ये एक प्रकार से नई चीज़ है, क्योंकि USA और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन इंप्रूव होने का एक मेजर रीज़न ये था, USA ये चाहता है कि चाइना को काउंटर करने में इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन चाइना के साथ हमारे रिश्ते ठीक हो गए मान लो, तो फिर US हमें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि US को समझ में आ जाएगा हम जो सोच रहे थे कि चाइना को काउंटर करने में इंडिया बड़ा रोल प्ले करेगा, इंडिया नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया सिग्नल भी दे चुका है, फॉर एग्जांपल US चाहता है कि क्वाड को एक मिलिट्री ग्रुप के रूप में बनाया जाए, आगे ले जाया जाए, बट इंडिया कहता है कि नहीं, क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है। मतलब इंडिया अभी भी हेजिटेंट है। तो पॉइंट देखो यहाँ पे ये है, एक तरफ चाइना और रशिया का अलायंस है, दूसरी तरफ USA और USA के अलाइ कंट्रीज हैं। दोनों के बीच में ना इंडिया एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकता है, दोनों का फायदा ले सकता है, अलग अलग इनिशिएटिव्स में अपने फॉरेन पॉलिसी संबंधित डिसीजंस खुद ले सकता है। उसे इंडिया को भी पूरी तरह से US पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है फॉरेन पॉलिसी में, मतलब अपने फैसले खुद लेना, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी इंडिया की बढ़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया IMT से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डीलिमिटेशन से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है सिंपल भाषा में? डीलिमिटेशन देखो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोकसभा और असेंबली सीट्स की जो बाउंड्री है ना वो रीफिक्स की जाती है, रीअरेंज की जाती है, और सीट की संख्या डिसाइड होती है पॉपुलेशन के हिसाब से। संविधान का जो आर्टिकल 82 है ना वो देखो डीलिमिटेशन की बात करता है। अब देखो हुआ क्या था, 1971 में ना लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था 1971 के सेंसस के आधार पे। मैं आपको ना थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। देखो हुआ क्या, चूंकि आर्टिकल 82 में बोला गया कि डीलिमिटेशन होगा पॉपुलेशन के आधार पे। अब देखो आज़ादी के बाद ना जो साउथ इंडिया के राज्य थे ना, देश के साउदर्न पार्ट के जो राज्य थे वो देखो अपनी पॉपुलेशन को ना स्टेबलाइज करने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन देश के नॉर्दर्न पार्ट के जो राज्य थे ना वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो ना साउदर्न पार्ट के राज्यों में ये कंसर्न आ गया कि भैया हम तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसका हमें बल्कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन होता है लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से, और जब लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है तो साउदर्न पार्ट की जो सीट्स हैं वो कम हो जाती हैं। बाद में 1970s में इंदिरा गांधी का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि पॉपुलेशन को कम करना है,
जब इमरजेंसी लगी तो हम दो, हमारे दो, ऐसे ऐसे नारे चलने लगे। तो 1976 की बात है, जब इमरजेंसी लगी हुई थी ना, तो इंदिरा गांधी ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई कि अभी ना जो लोकसभा की सीट्स हैं वो फ्रीज रहेंगी आने वाले 25 सालों तक 1971 के सेंसस के आधार पे। मतलब सीट्स चेंज नहीं होंगी किसी राज्य की। तो 2000 तक ऐसा चलता रहा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने इस फ्रीज को ना 2025 तक, मतलब 25 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया, जो अभी 2026 तक है शायद, है ना। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि 2026 तक तो देखो फ्रीज है, लोकसभा की जो सीट्स हैं वो फ्रीज्ड हैं 1971 के सेंसस के आधार पे। लेकिन अगर मोदी सरकार ने इस फ्रीज को एक्सटेंड नहीं किया, फिर तो देखो लेटेस्ट सेंसस के आधार पे सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सबसे बड़ा डर साउदर्न पार्ट के राज्यों का ये है कि हमारी जो सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे यहाँ पे तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 1.6 से लेके 1.8 के बीच में है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी 3 के आसपास है। तो मतलब उनकी जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी और हमारी सीट्स कम हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा डर है आज के समय में देश के साउदर्न पार्ट के राज्यों को। फिर वो ना अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। वो बोलते हैं देखो इंडिया में जो राज्य हैं ना, ज़्यादातर राज्य आप देखोगे जैसे साउदर्न पार्ट के राज्य हैं, तमिलनाडु में तमिल जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज, और केरला में मलयालम लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज। तो राइटर ये बोलते हैं ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं ना उनका आधार लैंग्वेज है, और ज़्यादातर जो राज्य है ना आप देखोगे ये उनका एथनो लिंग्विस्टिक होमलैंड है। जैसे जो तमिलियंस हैं वो तमिलनाडु में काफ़ी समय से रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद रह रहे हैं, वो बहुत सालों से रह रहे हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं। और देश के सभी राज्य में एक कॉमनलिटी ये है, कॉमन चीज़ ये है कि कॉमन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था, जिसकी वजह से वो एक साथ आए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम, और बाद में आज़ादी के बाद उन्होंने साथ रहने का निर्णय लिया। अब देखो राइटर का जो ये व्यू है ना, अब आपको भी पता है ये उस व्यू से अलग है कि ये पूरा जो देश है ना ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने के बाद एकजुट नहीं हुआ, बल्कि पूरा देश की जो सिविलाइजेशन है बहुत ज़्यादा पुरानी है। और बोला जाता है जैसे हिंदुइज्म जो है वो एक धागे में बांधता है इस पूरे देश को और आसपास के रीजन को। हालांकि अभी तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स ज़्यादा हो गए, लेकिन पहले इस पूरे रीजन को एक चीज़ एक सूत्र में बांधती थी, वो थी हिंदुइज्म। तो एक ये हिंदुइज्म वाला व्यू है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के बाद हम एकजुट हुए, हम तो सदियों से एकजुट थे, यहाँ पे हिंदुइज्म की सिविलाइजेशन थी। दूसरा व्यू फिर ये राइटर वाला है। राइटर बोल रहे हैं कि हमारे सभी राज्यों के बीच में कॉमन चीज़ ये है कि कॉमन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। हालांकि राइटर्स का जो पर्सपेक्टिव है वो इतना पॉपुलर नहीं है। देखो राइटर्स जो है ना वो डीएमके पार्टी से हैं, और डीएमके पार्टी से हैं, तमिलनाडु से हैं। और आपको पता है कि कई बार तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं वो अपनी तमिल आइडेंटिटी के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाते हैं बजाय इंडिया के। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है, उनकी भाषा में ये चीज़ झलकती है। इसके बाद राइटर जैसा कि देखो बोल रहे थे कि केरला, तमिलनाडु, बंगाल, इन राज्यों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो 1.6 से लेके 1.8 के बीच में है। बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ पे पॉपुलेशन अभी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 3.5 के आसपास है, रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स, मतलब लेटेस्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन के हिसाब से डिलिमिटेशन हुआ, सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, तो देखो इसका रिजल्ट ये निकलेगा जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया की सीट्स में वो 25% से घट के 17% हो जाएगा, और जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं वहाँ की सीट्स का जो कंट्रीब्यूशन है 40% से बढ़ के 60% हो जाएगा। फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं देखो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो राज्य है ना जितना टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, तो 100 के बदले में वापस उनको सेंटर से सिर्फ 30 रुपये मिलते हैं। जबकि बिहार, यूपी अगर ये 100 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट टैक्स में, तो फिर
इनको ना इसके बदले में सेंटर 250 से लेके 350 रुपए तक देता है। और अभी 16th फाइनेंस कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देगा ना, वो 2011 के सेंसस के आधार पे देगा, तो इससे बल्कि डेवलप्ड स्टेट्स को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब ये जो 30 रुपए मिल रहे हैं ना कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को, ये 30 से भी कम मिलेंगे फिर। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो आज़ादी के बाद का समय और अभी का समय अगर हम कंपेयर करें ना, तो देश में बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तमिल, इन सब आइडेंटिटीज़ के जो लोग हैं ना वो कम हो रहे हैं। सिर्फ हिंदी बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ रही है। जैसे आज़ादी के समय हिंदी बोलने वालों की जो पॉपुलेशन थी ना देश की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 36% थी, अब बढ़ के 43% हो गई है। इसका रिजल्ट देखो क्या हो रहा है। जैसे लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी हैं, 545, 543 जितनी भी हैं। अगर देखो किसी स्टेट में 54 सीट्स हैं ना, तो इसका मतलब उस राज्य का नाम कितना स्टेक है टोटल लोकसभा में, उस राज्य का फिर शेयर होल्डरशिप इंडेक्स होगा 10%। सिंपल है, टोटल लोकसभा में सीट्स हैं 543 या 545 जितनी भी हैं, और एक राज्य में 54 सीट्स हैं, तो उस राज्य का शेयर होल्डरशिप इंडेक्स होगा 10%। अब देखो लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से जब डीलिमिटेशन होगा ना, तो बिहार और एमपी का शेयर होल्डरशिप इंडेक्स डबल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। केरला, तमिलनाडु, इन राज्यों का जो शेयर होल्डरशिप इंडेक्स है ना वो 30 से लेके 40% कम हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्य हैं उनको पनिशमेंट मिल रही है। जीडीपी कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, जो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उन स्टेट्स की पावर कम हो रही है। हम ना अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसमें ना एक स्लोगन आता है। स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बोस्टन टी पार्टी में ये स्लोगन दिया गया था। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो लेटेस्ट सेंसस के आधार पे अगर डीलिमिटेशन होगा तो फिर कॉलोनियल सिस्टम बन जाएगा ये तो एक प्रकार से, कि जो साउदर्न पार्ट के राज्य जो हैं वहाँ से टैक्स लिया जा रहा है लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। देखो ये सब पॉइंट्स राइटर के हैं, एक पर्सपेक्टिव है, अदरवाइज इसके अगेंस्ट भी पर्सपेक्टिव हैं। जैसे देखो फेडरलिज्म में अब जब ये होगा, एक देश ज़्यादा अमीर है, एक देश गरीब है, तो अमीर राज्य के पैसे का तो इस्तेमाल किया ही जाएगा ना गरीब राज्यों को डेवलप करने के लिए, सब राज्यों को एक साथ लाने के लिए। तो ऐसा तो होता ही है, हर फेडरलिज्म में होता है, यूएस में भी होता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह होता है फेडरलिज्म में ये, क्योंकि सारे राज्य एक जैसे अमीर थोड़ी ना होते हैं। राइटर बोलते हैं अगर देखो ऐसा हो गया तो जो अनसक्सेसफुल राज्य है ना वो देखो पॉलिसीज बनाएंगे सक्सेसफुल राज्यों के लिए, क्योंकि जो अनसक्सेसफुल राज्य हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आई, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी तो वो पॉलिसीज बना रहे होंगे देश के साउदर्न पार्ट के राज्यों के लिए जो सक्सेसफुल रहे हैं। ये तो गलत है ना। तो इसको रोकने के लिए ना राइटर कहते हैं 4 ऑप्शंस हैं। देखो पहला ऑप्शन तो ये है, ये जो फ्रीज है ना कि डीलिमिटेशन 1971 के सेंसस के आधार पे ही होगा, ये 2026 में खत्म हो रहा है, तो इसे ना 25 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ये पहला ऑप्शन है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, परमानेंट फ्रीज कर दो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस स्टेट में कितनी सीट रहेगी वो परमानेंट आप फ्रीज कर दो, बाद में वो चेंज ही ना हो उसके। फिर तीसरा ऑप्शन है, डीलिमिटेशन कर दो लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत कर दो। अभी जो स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड है ना, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट स्टेट में ट्रांसफर कर दो, और इवन यूनियन के भी इंपॉर्टेंट जो मतलब जैसे यूनियन वो चीज़ें रखें, कम्युनिकेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, इन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को छोड़ के बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना यूनियन लिस्ट से भी स्टेट में चले जाएं, और जब बचे हुए कुछ रेजिडुअल सब्जेक्ट हैं वो भी स्टेट को दे दो। तो फिर ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर बना लो और उसके बाद आप डिलिमिटेशन वगैरह करते हो तो कर लो।
क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, स्टेट के पास में तो ज़्यादा फाइनेंशियल पावर आ जाएंगी ना, जो बात बोल रहे हैं राइटर की ऐसा कर दो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत कर दो, फिर तो वो अपने हिसाब से टैक्स इकट्ठा करेंगे और उसको अपने अपने राज्य में यूज़ करेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल है, पॉसिबल ही नहीं है। चौथा पॉइंट है करंट प्रोपोर्शन कम से कम मेंटेन करो, यही फिजिबल लग रहा है चौथा ऑप्शन। जैसे अभी तमिलनाडु का फॉर एग्जांपल जितना भी कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल 8-9% कंट्रीब्यूशन है तमिलनाडु का देश की लोकसभा सीट्स में। ये जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है ना वो बरकरार रखो और लोकसभा की सीट्स इंक्रीज कर दो। जैसे अभी मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर स्टेट में ना लोकसभा की सीट्स को डबल कर दो, 1.5 टाइम्स कर दो। यूपी की है तो यूपी की 80 के बजाय 120 हो जाएंगी, हरियाणा की 10 के बजाय कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, ऐसे 1.5 टाइम्स कर दो सबकी। तो हर एक राज्य का जो शेयर होल्डरशिप इंडेक्स है ना वो सेम रहेगा, टोटल लोकसभा सीट्स में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सेम रहेगा। चौथा ऑप्शन ही देखो सबसे ज्यादा फिजिबल लग रहा है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं रशिया चाइना, यहां पे देखो एक ही डोमिनेंट एथनिसिटी है, 80% जो लोग हैं वो सेम एथनिसिटी के हैं। जबकि आप दूसरे देश देखो बांग्लादेश, थाईलैंड, यहां पे देखो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग डोमिनेंट हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ना यूरोप और अफ्रीका की तरह काफी डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे एथनिसिटी के लोग हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ना इंडिया को बोला था कि स्टेट्स जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, ये पॉलिटिकल यूनिट है। और राइटर फिर से वही बात बोलते हैं कि हमारे देश में ना जो यूनिटी है वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से यूनिटी बनी है और हमारा देश एक पॉलिटिकल यूनियन में बंधा हुआ है। अगर लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा ना तो फिर तो देखो मेजोरिटेरियनिज्म आ जाएगा हमारे देश में, मतलब हिंदी बोलने वालों की लोकसभा में सीट्स इंक्रीज होगी और उन्हीं की चलेगी फिर, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। वो बोलते हैं इंडिया जो है बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है प्लूरलिटी का, कि कैसे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं एक साथ रह सकते हैं। तो हम अलाउ नहीं कर सकते कि मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को खराब करे। अगर ऐसा होता है तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मणिपुर में वायलेंस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, 11 नवंबर को ना सीआरपीएफ का एनकाउंटर हुआ आर्म्ड मिलिटेंट्स के साथ में, और जिसमें 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स मारे गए। ये घटना हुई 11 नवंबर को मणिपुर के जिरीबम डिस्ट्रिक्ट में। इसी दिन देखो इसके बाद जिरीबम डिस्ट्रिक्ट से ही 3 महिलाओं का, 3 बच्चों का, इंक्लूडिंग एक 8 महीने का बच्चा, इन सब का अपहरण कर लिया गया और 2 एल्डरली पर्सन्स को ना जिंदा जला दिया गया। मतलब देखो इतना ज़्यादा वायलेंस मणिपुर में अभी भी हो रहा है। जब से वायलेंस स्टार्ट हुआ मई 2023 उसके बाद देखो 250 लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट जो है मेतेई और कुकी जो कम्युनिटी के बीच में अभी भी बरकरार है। अभी सिचुएशन ये है कि जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो देखो पुलिस पे भरोसा नहीं करते, मणिपुर की पुलिस पे भरोसा नहीं करते। इवन पुलिस कुकी डोमिनेटेड एरियाज में जा भी नहीं रही है, हिल्स में। वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है सीआरपीएफ के द्वारा, आर्मी के द्वारा। लेकिन ये जो घटना हुई ना, 10 जो आर्म्ड मिलिटेंट्स मारे गए, इनका सीआरपीएफ के साथ में एनकाउंटर हुआ था, ये कुकी कम्युनिटी के थे। तो इसके बाद कुकी कम्युनिटी वाले बोलने लगे कि सीआरपीएफ के साथ में कोऑपरेशन मत करो। राइटर बोलते हैं देखो जो ये 10 लोग मारे गए ना आर्म्ड मिलिटेंट्स एनकाउंटर में, ये बिल्कुल हाईटेक वेपन्स के साथ में लैस थे और ये वेपन्स पुलिस से लूटे गए थे। तो कितना बड़ा गवर्नेंस क्राइसिस है आप देख सकते हो, क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो पुलिस डिपो से लूटे जा चुके हैं और वो अब इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास में हैं। तो चुनौती काफ़ी बड़ी है। अभी एन बीरेन मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देखो सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है। वो खुद एक मेतेई हैं। वो कुकी कम्युनिटी के लोगों को विश्वास नहीं दिला सके हैं कि मैं बिना पक्षपात के काम करूंगा। कुकी कम्युनिटी के लोग उन पर भरोसा करते नहीं हैं। तो फिर देखो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो सेंटर के कंधों पर है।
अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मीटिंग की थी कुकी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में और मेतेई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, लेकिन कोई आउटकम निकल के आई होती तो ये वायलेंस नहीं होता। देखो, कुकी जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अब हमें मणिपुर में नहीं रहना है, हमें सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, मणिपुर को डिवाइड करके, और ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाई जाए जिसमें लेजिस्लेचर भी हो, जैसे पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो ऐसा यूनियन टेरिटरी कुकी कम्युनिटी के लोग बनाना चाहते हैं। और अभी देखो, उनका भरोसा है, मतलब बेशक ये इंसिडेंट हुआ सीआरपीएफ के साथ में जिसमें 10 कुकी कम्युनिटी के जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए, लेकिन अभी भी कुकी कम्युनिटी का ना भरोसा है सीआरपीएफ के ऊपर, आर्मी के ऊपर। मणिपुर का देखो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ में, और बॉर्डर जो है काफ़ी ज़्यादा पोरस है, मतलब आसानी से जो इंसर्जेंट हैं वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो पुलिस अकेला देखो यहाँ पे लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती। जाहिर तौर पे असली जो पीसफुल सॉल्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ला सकती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग रहते हैं ना, उनके बीच में एथनिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होगा, कुकी कम्युनिटी को पॉलिटिकली एकोमोडेट करना होगा, कुछ तो सॉल्यूशन देना होगा। जैसे कई बार वो मांग करते हैं अलग से राज्य ना पॉसिबल हो तो फिर यूटी, या फिर जो भी पॉसिबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो, सभी स्टेक होल्डर से बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना होगा। अदरवाइज देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में जो होता है ना, कई बार दो कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ जाती हैं, फिर वायलेंस कई समय तक चलता रहता है। इसे देखो रोकना होगा। प्रोएक्टिव रहेगी सरकार तो ज़्यादा अच्छे से रोका जा सकता है। अदरवाइज उम्मीद करेगी कि अपने आप रुक जाएगा थोड़े समय बाद, वो नहीं होने वाला है। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में खटास काफ़ी ज़्यादा आ गई है, टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि एक्टिव प्रयासों से ही दूर हो सकती हैं। अब लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले आर्टिकल हमने डिस्कस किया था आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे से संबंधित। 1360 किलोमीटर का कॉरिडोर है कोलकाता से बैंकॉक के बीच में, और ये हाईवे जब कंप्लीट हो जाएगा तो अटलांटिक से पैसिफिक के बीच में ब्रिज का काम करेगा। अगर इसको कंबाइन करके देखें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से, और बहुत बढ़िया ट्रांसनेशनल लिंक रहेगा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। नॉर्थ ईस्ट को अभी तक एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो जैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, ये साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट में जा सकेंगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रकार से अल्टरनेटिव है। और थाईलैंड का देखो फर्दर आसियान कंट्रीज़ के साथ में ना, वहाँ पे जो इनका कनेक्टिविटी है वो अच्छी है। तो इस हाईवे के बनने के बाद ना सिर्फ सामान थाईलैंड जा सकेगा, बल्कि दूसरे देशों में भी जा सकेगा आगे के, जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। और थाईलैंड के साथ में हमारा ट्रेड वैसे भी बढ़ा है काफ़ी ज़्यादा। फिर देखो ये बोला जाता है कि अभी सामान जो जाता है ना साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर जाता है सी रूट से, जो महंगा भी पड़ता है कई बार और टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये शॉर्टकट का काम करेगा लैंड रूट जो है ये हाईवे। फिर आर्टिकल में ये बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी तो वायलेंस वगैरह कम होगा, कन्फ्लिक्ट कम होगा। फिर चाइना वाला एंगल दिया जाता है कि चाइना के साथ रिश्तों में ना थोड़ी नरमी आई है, और जॉइंट लूनर प्रोजेक्ट इंडिया रशिया चाइना मिलके इस पे काम करेंगे। तो ना यूएस ये समझेगा कि चाइना के साथ इंडिया के रिश्ते नरम हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है इंडिया अलग अलग अलायंसेस का फ़ायदा उठा सकेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बरत सकेगा। फिर हमने ये डिलिमिटेशन वाला इशू डिस्कस किया था, जिसमें राइटर ये बोलते हैं फेडरलिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टेट जो है वो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। कॉमन चीज़ है विभिन्न राज्यों के बीच में कि वो उनका वो एक साथ थे कॉलोनियल स्ट्रगल में। डिलिमिटेशन की बात हम कर रहे थे। डिलिमिटेशन का मतलब होता है लोकसभा और असेंबली सीट्स की जो बाउंड्रीज वगैरह हैं वो चेंज होना। आर्टिकल 82 के अंतर्गत आता है। 4 डिलिमिटेशन हो चुके हैं, लेकिन 1976 में ना डिलिमिटेशन के लिए ना 1971 सेंसस को फ्रीज कर दिया था कि इसी सेंसस का यूज होगा डिलिमिटेशन के लिए। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब देखो 25 साल पूरे हो रहे हैं 2026 में, तो लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा तो फिर नुकसान होगा साउथ के राज्यों को।
अब राइटर ये बोलते हैं देखो साउथ के राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जितना कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस में 30% वापस मिलता है, जबकि बिहार, यूपी जितना करते हैं उसका 250 से लेके 350% इन्हें वापस मिलता है। और 16वां फाइनेंस कमीशन जो है 2011 के सेंसस को कंसीडर करेगा और ज़रा नुकसान होगा। फिर राइटर बोलते हैं देखो आज़ादी के बाद से हिंदी बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है देश में इंक्रीज़ हुई है 36% से 43%। नॉन हिंदी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है। तो अगर देखो लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है तो वो राज्य जो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगी, और वो हिंदी बोलने वाले राज्य जो कम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम रेवेन्यू दे रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो एक प्रकार से तो ये तो वही बात हो जाएगी, जो सक्सेसफुल राज्य हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएगी नॉन सक्सेसफुल राज्यों के द्वारा। तो 4 सॉल्यूशन राइटर बताते हैं, 4 ऑप्शन है। एक तो 25 और फर्दर सालों के लिए फ्रीज कर दो ये, फिर या तो परमानेंट फ्रीज कर दो, या फिर डिलिमिटेशन कर दो लेकिन कंटेंट लिस्ट एबोलिश कर दो, कंटेंट लिस्ट के सब्जेक्ट स्टेट के पास में और यूनियन के भी 4-5 को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट स्टेट के पास में, फिर कर दो बेसिक डिलिमिटेशन। लास्ट वाला ये है सीट्स तो इंक्रीज करो लेकिन जिस राज्य का जितना शेयर है टोटल सीट्स में, जितना परसेंटेज है वो सेम रहना चाहिए। फिर एक बात राइटर बोलते हैं रशिया, चाइना, ये देखो एथनिक लिंग्विस्टिक मेजोरिटेरियन एम्पायर है, एक एथनिसिटी की, एक भाषा बोलने वालों की मेजोरिटी है। बट इंडिया अफ्रीका और यूरोप की तरह है, यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और अभी तक हमने अच्छे से संभाला है, आगे भी देखो इसे अच्छे से संभालने की जरूरत है, मेजोरिटेरियनिज्म नहीं आना चाहिए। फिर ये म्यांमार वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि एनकाउंटर हुआ सीआरपीएफ के साथ, 10 आर्म्ड मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद में कुछ लोगों को अपडेट कर लिया गया। तो वायलेंस अभी भी चल रहा है, 250 लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, वेपन से इतने ज़्यादा जो पुलिस से लूटे गए हैं वो अभी भी इंसर्जेंट्स के पास में हैं, ये काफ़ी चिंता की बात है। कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मुख्यमंत्री सीएम बीरेन सिंह, और इन पे भरोसा नहीं करते कुकी कम्युनिटी के लोग। कुकी कम्युनिटी के लोग अभी भी देखो सीआरपीएफ के साथ एनकाउंटर की घटना के बाद भी आर्मी और सीआरपीएफ पे भरोसा करते हैं। उनकी मांग ये है कि हमें अलग से एक यूटी बना दिया जाए जिसमें लेजिस्लेचर होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो इन्होंने पिछले महीने अक्टूबर में दोनों कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना पॉलिटिकल अरेंजमेंट करना होगा इनको एकोमोडेट करने के लिए, और अल्टीमेटली कमिटीज़ का कोएग्जिस्टेंस साथ साथ रहना यही एक सॉल्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटी है, वो कर सकती है, तो प्रोएक्टिव स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने चाहिए। अब क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज और फेडरलिज्म से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।